आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अवदान पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। पहले के समय के लोग, आज़ादी के पहले के समय के लोग, अगर हम उनको ध्यान से देखें और आज़ादी के बाद भी लगभग 15-20 साल 25 वर्ष तक की जो पीढ़ी थी, बड़ी विद्वान पीढ़ी थी और उन लोगों ने कम समय में अल्प आयु उन्होंने प्राप्त की थी। बहुत बड़े बड़े कार्य किए और वे कार्य मील के पत्थर साबित हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को अगौना बस्ती में हुआ था। उनका स्वर्गवास देहावसान 2 फरवरी 1941 को हुआ था। कालजयी कृतियों की रचना की उन्होंने और संपादक, अनुवादक, कवि, निबंध लेखक, कहानीकार, आलोचक और इतिहासकार के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रतिमान स्थापित किए, जो प्रकाश स्तंभ का काम करते हैं, उन्होंने जो मील का पत्थर स्थापित किया, उसी मील के पत्थर से लोग अपनी दूरियां नापते हैं। विद्यार्थी जीवन में ही बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की आनंद कादंबरी का उन्होंने संपादन किया था। 1893 में शुक्ल जी की मां की मृत्यु हो गई थी। जब वे मात्र 9 वर्ष के थे तो उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था। उनके पिताजी मिर्जापुर में कानूनगो के पद पर नियुक्त थे। बड़े ही स्वाभिमानी और राष्ट्रीय चेतना के व्यक्ति थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने नायब तहसीलदार की नौकरी को ठुकरा दिया था। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन उनकी प्रवृत्ति मूलतः अध्यापक की थी, इसलिए वे अध्यापन का ही कार्य कर सकते थे। अध्यापक अध्यापक ही होता है। अध्यापक अध्यापन के कार्य के अलावा अन्य कोई कार्य उसे पसंद आ ही नहीं सकता। अन्य कोई कार्य करने की उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अध्यापक भी स्वाभाविक होते हैं, नैसर्गिक होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मूलतः अध्यापक प्रवृत्ति के थे। इस समय उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में निकलने लगे थे और उनकी विद्वता की चर्चा चारों तरफ होने लगी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब छोटे ही थे, 1904 में सरस्वती में 19 वर्ष की अवस्था में उनका पहला लेख प्रकाशित हुआ था। द्विवेदी युग के थे। आचार्य शुक्ल जब युवा थे, 1907 में उन्होंने एक लेख लिखा था और वह लेख हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ था। और हिंदुस्तान रिव्यू का वह लेख अंग्रेजों की चूलें हिला दिया। अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजों की जो हुकूमत थी, उस लेख ने, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए और साफ शब्दों में कहा जाए, तो जो चुनौती प्रस्तुत की, सरकार की जड़ें हिलने लगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस लेख में लिखा कि व्हाट हैज इंडिया टू डू। कभी हम लोग ये रामचंद्र शुक्ल के पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व पर
मेरे मन में यह विचार आया कि विद्यार्थियों के लिए और जिज्ञासुओं के लिए एक क्रमबद्ध श्रृंखला 3-4 भाग में 5 भाग में प्रस्तुत की जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। अध्यापक व्यक्तित्व, और अध्यापक ने इतिहास लिखा हिंदी साहित्य का, आलोचनाएं लिखी, समीक्षा ग्रंथ लिखे। उनके लिखने का उद्देश्य हिंदी को अकादमिक संस्थानों में स्थापित करना था, विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाए, इसके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना एक बड़ा कार्य था उनके सम्मुख। तो जब उन्होंने 1907 में शब्द सागर के सहायक संपादक नियुक्त हुए नागरी प्रचारणी सभा में, तो उन्होंने वहाँ नागरी प्रचारणी पत्रिका का भी संपादन किया। राष्ट्रभाषा हिंदी की स्थापना उद्देश्य था उनका, और कहने का तात्पर्य ये है कि वह समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था, और स्वतंत्रता आंदोलन के उस समय केवल राजनीतिक आंदोलन की बात नहीं हो रही थी, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं हो रही थी। स्वतंत्रता आंदोलन पूरा का पूरा हिंदी भाषा का भी आंदोलन है, हिंदी का भी आंदोलन है। स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम हिंदी का भी आंदोलन था। हिंदी को अंग्रेजी भाषा के समकक्ष खड़ा करना था। अंग्रेजी राजभाषा थी और अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। उस समय के सारे साहित्यकार, सारे के सारे लेखक, रचनाकार, कवि, पत्रकार, सब लोगों ने हिंदी को अपना एक मिशन बनाया राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, और उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान सबसे बड़ा है। क्योंकि जिन लेखकों ने लिखा, जिन साहित्यकारों ने लिखा, जिन कहानीकारों ने लिखा, जिन नाटककारों ने, उपन्यासकारों ने लिखा, उनको पढ़ता कौन अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल पाठ्यक्रम तैयार न करते, हिंदी के पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालयों में उनको स्थान न देते, उनको स्थापित न करते। राष्ट्रभाषा हिंदी को स्थापित करना उनका बहुत बड़ा योगदान था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जो हिंदी मिली थी उस समय, वो बहुत अल्प आयु की थी। भारतेंदु जी ने कालचक्र में लिखा था कि 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। 1873 से 1919 तक का जो कालखंड है वह बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसी कालखंड की अवधि का जो हिंदी है, खड़ी बोली हिंदी, लगभग 46 वर्ष उसकी आयु आप कह सकते हैं, वही आचार्य शुक्ल को मिली थी पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए। उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग को एक प्रकांड विद्वान की आवश्यकता थी। महामना मदन मोहन मालवीय जी के विशेष आग्रह पर और आर्थिक दबाव के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल तैयार हुए, और बिना इंटरव्यू के हिंदी विभाग में उन्हें प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया 1919 में। उनकी विद्वता के कारण, उनकी विद्वता के चर्चे थे, उनकी विद्वता के चर्चे किशोरावस्था से ही थे। जो तमाम पत्र पत्रिकाओं में जो उनके लेख छप रहे थे, प्रकाशित हो रहे थे, उसकी चर्चा विद्वत समाज में बहुत थी। और मालवीय जी तो जौहरी थे, दूरदर्शी थे। उन्होंने पहचान लिया ये हीरा है, यह वो पारस पत्थर है जिसके द्वारा स्पर्श किए गए बहुत सारे साहित्य के बिंदु
स्वर्णकाल बनेंगे और चमकेंगे। हिंदी की सेवा होगी, हिंदी स्थापित होगी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी विभाग में लाया गया मालवीय जी के द्वारा। वहाँ पर कुछ विद्वानों को यह बात नियुक्त हुई, ये उनकी नियुक्ति नागवार गुजरी। श्याम सुंदर दास की अध्यक्ष बनने के बाद बात आई कि हिंदी विभाग का प्रमुख किसे बनाया जाए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक शिष्य का नाम प्रस्तावित किया गया हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाने के लिए समिति के द्वारा। और समिति ने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल चूँकि पीएचडी नहीं है और इसके साथ उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत उच्च शिक्षा तो उन्होंने प्राप्त नहीं की थी। चित्रकला के अध्यापक थे, लेकिन विद्वान बहुत प्रकांड थे। अब यह प्रश्न उठने लगा, समिति के द्वारा उठाया गया कि आचार्य इनकी हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पे कैसे नियुक्ति की जाए, ये पीएचडी नहीं है। मालवीय जी ने शुक्ल जी के कार्य को देखा था, वे पारखी थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पीताम्बर, जिनके नाम की चर्चा थी हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाने की, उन्होंने कहा कि डॉक्टर पीताम्बर डॉक्टर हैं, लेकिन मिस्टर शुक्ल डॉक्टर मेकर हैं, इसलिए अध्यक्ष वही बनेंगे। इस प्रकार वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। मालवीय जी ने शुक्ल जी के कार्य को देखा था। आप याद करें, उस समय जो परिदृश्य था आचार्य शुक्ल के सामने पाठ्यक्रम निर्धारण का, वह कितना कठिन था। हिंदी का स्वरूप कोई स्थिर था ही नहीं। खड़ी बोली हिंदी आचार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद प्रकाश में तो आई थी, और उसका एक 40-47 वर्ष का उसका इतिहास भी था, उसकी सामग्री भी थी। और हिंदी को लेकर के आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों में बड़ा पूर्वाग्रह था। गारसा दत्तासी हिंदी की हैसियत को एक बोली के समान बताए थे। गारसा दत्तासी ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा था कि हिंदी एक गांव की भाषा है जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है, और सत्य भी था। मालवीय जी जानते थे कि आचार्य शुक्ल के पहले हिंदी ग्रामीणों, कृषकों, मजदूरों की भाषा थी। हिंदी को पढ़ा लिखा वर्ग, शासक वर्ग कहाँ बोलता था। जो संपन्न वर्ग था, जो शक्तिशाली वर्ग था, शासन के सूत्र जिसके हाथ में थे, वो हिंदी नहीं बोलता था। मालवीय जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। 1937 के बाद, और यह भी जानने की जरूरत है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी को शासक वर्ग, पढ़े लिखों, साहित्य और एकेडमिक जगत में हिंदी को स्थापित किया। महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। 1937 के बाद आचार्य शुक्ल आजीवन हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने रहे, और 2 फरवरी 1941 को जबकि पूरा बनारस बसंत पंचमी के उत्सव को मना रहा था, आचार्य शुक्ल का निधन हो गया था। 56 वर्ष की आयु प्राप्त की थी। मालवीय जी के बार बार आग्रह पर ही वह नागरी प्रचारणी सभा को छोड़कर आने को तैयार हुए, और वो आने को सहज रूप से तैयार नहीं हो रहे थे।
उन्होंने मालवीय जी के आग्रह को कई बार बड़ी विनम्रता से अस्वीकार कर दिया था। तब महामना भी कहाँ मानने वाले थे। महामना ने तो चुन चुन करके पूरे देश से विद्वानों को बुला बुला करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उनसे अध्यापन कार्य करवाया था। मालवीय जी उनकी पत्नी सावित्री देवी से मिले उनके आवास पर जाकर, और सावित्री देवी से उन्होंने कहा कि शुक्लायन जी, मैं याचक हूँ, भिक्षुक हूँ। अब तक मैंने लक्ष्मी की भिक्षा मांगकर इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। अब तक लक्ष्मी की भिक्षा मांगकर मैंने विश्वविद्यालय को बनाया है, लेकिन अब इसे चलाने के लिए मैं सरस्वती की भीख मांगने आया हूँ। 1900 सरस्वती की भीख मांगने आया हूँ। शुक्ल जी को इस प्रकार से वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में लाए थे। 1924 में उनके सामने आर्थिक कठिनाइयाँ आईं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी उस समय वेतन आदि उतना नहीं मिल पाता था। पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते आर्थिक कठिनाइयाँ, और चूँकि आचार्य शुक्ल बहुत यात्राएं करते थे, बहुत लेखन कार्य करते थे, और तब लिखना आज की तरह आसान नहीं था। संचार के माध्यम नहीं थे, सामग्री लेखन की नहीं थी, कोई व्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं था। इन सब कमियों के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बहुत आर्थिक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और 1924 में वे अलवर चले गए। वे इतने विद्वान थे कि उनकी चर्चा उस समय पूरे हिंदी बेल्ट में थी, और अलवर के राजा ने उनको अपने यहाँ सादर आमंत्रित किया। आचार्य शुक्ल अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के कारण अधिक वेतन पर अलवर के महाराज के यहाँ गए। जब वे काशी छोड़ने लगे तो वे मालवीय जी के पास गए। मालवीय जी ने कहा कि जाओ, तुम्हें अलवर पसंद नहीं आएगा और न ही अलवर को तुम पसंद आओगे। मालवीय जी बहुत पारखी और जौहरी दोनों थे। वो जानते थे कि आचार्य शुक्ल का व्यक्तित्व किसी राज दरबार में नौकरी करने का नहीं है। जब उन्होंने नायब तहसीलदार की नौकरी छोड़ दी अंग्रेजी हुकूमत की, तो अलवर राजा के दरबार में एक बौद्धिक व्यक्ति एक राजा के दरबार में कैसे रह सकता है। राजा अलवर ने एक बार रात में 12 बजे अचानक आचार्य शुक्ल को जगवाया। आचार्य शुक्ल सो रहे थे। उन्हें जगा करके महाराजा अलवर ने खेहर शब्द का अर्थ पूछा। आचार्य शुक्ल ने अर्थ बता दिया, लेकिन अगले दिन सुबह आचार्य शुक्ल अलवर छोड़ चुके थे, काशी की तरफ प्रस्थान कर चुके थे और बनारस आ गए। केवल 3 दिन वे अलवर में रहे। कहाँ राजा का स्वभाव, कहाँ एक अध्यापक का व्यक्तित्व, दोनों तालमेल नहीं कर पाया। राजा को जो जब इच्छा होती है वह तब वो करना चाहता है। राजा को खेहर शब्द की जानने की इच्छा हुई तो उन्होंने रात 12 बजे ही आचार्य शुक्ल को जगा दिया, और आचार्य शुक्ल को यह बात बहुत बुरी लगी और वे काशी चले आए। और मालवीय जी की जो भविष्यवाणी थी एक तरह से मालवीय जी को लेकर के वह सत्य साबित हुई।
मिर्ज़ापुर में जब वे रहते थे आचार्य शुक्ल, और नहीं भी रहते थे, जब वो काशी में रहते थे, बनारस में रहते थे, तो उन्हें मिर्ज़ापुर ज़्यादा भाता था। मिर्ज़ापुर के पहाड़, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, वहाँ के रमणीय स्थल, वहाँ का जलप्रपात उन्हें बहुत लुभाता था। वे कश्मीर के पहाड़ों और मिर्ज़ापुर के पहाड़ों को बहुत पसंद करते थे। वे एक बार ताजमहल देखने गए थे, लेकिन दोबारा 1910 में, लेकिन वो दोबारा वहाँ नहीं गए। ताजमहल उन्हें दोबारा जाने लायक नहीं भाया। वे विंध्याचल से बहुत प्रेम करते थे और विंध्याचल को बहुत रमणीय मानते थे। एक बार वे भ्रमणशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थे। एक बार वे जो वहाँ जलप्रपात है विंडम फॉल, एक बार वह देखने गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग भी जाते थे, कई बार गए थे। और इस क्षेत्र के लोग वहाँ पर्यटन के लिए जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा रमणीय स्थल है। तो वो वहाँ पर गए और वहाँ पर जाने के बाद वे, उनकी पत्नी थी, वे थे, उनके मित्र थे, तांगे से वे लोग गए थे। और विंडम फॉल की विशेषता कि अचानक वहाँ पानी बढ़ जाता है और अचानक पानी घट जाता है। तो जिस ऊंची चट्टान पर यह लोग थे, आचार्य शुक्ल और उनकी पत्नी और उनके मित्रगण, वहाँ पर अचानक बहुत तेज़ी से पानी आ गया और चट्टान बहुत ऊंची थी। नदी बरसाती नदी थी और बरसात का पानी बहुत तेज़ी से उस नदी पर में बढ़ने लगा और बहुत तेज पानी ऊपर चढ़ने लगा। और जो तांगे वाले थे उन्होंने मना किया था इन लोगों को, और जब तक ये लोग कुछ सोचे तब तक पानी ऊपर आ गया और कुछ तांगे वाले वहाँ से भागे, जाकर के शुक्ल जी के घर बताया कि अब तो आचार्य शुक्ल और उनकी श्रीमती जी सावित्री देवी, दोनों लोगों के घुटनों तक पानी आ गया उस नदी का। आचार्य शुक्ल ने अपनी पत्नी से कहा कि सारे पितरों को मना लो, जिनसे जिनसे प्रेम है उनको याद कर लो, और अचानक तब तक, जैसा कि होता है आज भी, पानी धीरे धीरे नीचे सरकने लगा। बड़े विनोद प्रिय व्यक्ति थे आचार्य जी। 1919 में उन्होंने VHU में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उस समय सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि उसमें क्या पढ़ाया जाए विद्यार्थियों को, छात्रों को। जो कुछ उनके सामने था, भाषा की बड़ी जटिलता थी, भाषा को लेकर के विवाद था। फोर्ट विलियम कॉलेज के चारों जो गद्यकार हैं, सदासुखलाल, ईसाल्लाह खां, लल्लूलाल सदल मिश्र द्वारा लिखा गया प्रारंभिक हिंदी गद्य था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह की कृतियाँ और भाषा संबंधी बहसें थीं। 5 दिसंबर 1852 में हिंदी उर्दू को लेकर के गारसा दत्तासी द्वारा खड़ा किया गया विवाद था। गारसा दत्तासी का व्याख्यान विवादित व्याख्यान था, और सर सैयद अहमद खां की भी गारसा दत्तासी और अंग्रेज़ों के साथ मिल करके की गई व्यंग्योक्तियाँ थीं। हिंदी को हेय दृष्टि से देखा गया था। 1857 के बाद भारतेंदु की रचनाएं, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं, परीक्षा गुरु उनका उपन्यास, बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं, देवकी नंदन खत्री, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या प्रसाद खत्री, ठाकुर जगनमोहन सिंह, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन, बालमुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, जया प्रसाद शुक्ल स्नेही,
राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, चंदन शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, प्रसाद पंत, निराला, महादेव वर्मा आदि की रचनाएं थीं। मुश्किल से खड़ी बोली हिंदी का पाठ्यक्रम का ढांचा खड़ा हो पाता। अल्प समय का जो साहित्य था उसमें हिंदी के पाठ्यक्रम का ढांचा कैसे खड़ा हो पाता। और हिंदी के पाठ्यक्रम का निर्धारण बहुत कठिन था। वह हिंदी का पाठ्यक्रम ऐसा तैयार करना चाहते थे कि वह केंद्रीय स्तर पर ऐसा हो कि जिसके केंद्रीय स्तर पर वो जिस भाषा और साहित्य की अस्मिता बनती है, जिसके लिए राष्ट्रीय आंदोलन भी स्वतंत्रता का चल रहा था भाषा का, उसे भी स्थापित करना था पाठ्यक्रम के माध्यम से। उस आदमी को ऐसे पाठ्यक्रम का ढांचा खड़ा करना था जो पाठ्यक्रम का ढांचा, हिंदी साहित्य के इतिहास का ढांचा भी खड़ा करना था विद्यार्थियों के लिए, पढ़ाने के लिए। और उसमें उनको यह ध्यान देने की जरूरत थी कि वह साहित्य का कौन सा रूप निर्धारित करे कि वह साहित्य राष्ट्र की जिंदगी के अनुरूप बन सके, राष्ट्र की जिंदगी की पहचान बन सके, नेशनल लाइफ की पहचान बन सके। ऐसा पाठ्यक्रम उनको तैयार करना था। और उनके उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्तित्व के पास कम उपलब्ध सामग्रियां थीं, बहुत न्यूनतम उपलब्ध सामग्रियां थीं, अव्यवस्थित सामग्रियां थीं। उसमें उनको पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार करना था। मालवीय जी ने ऐसे यूं ही आचार्य शुक्ल की नियुक्ति नहीं कर दी थी। उन्होंने पाठ्यक्रम तैयार किया। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास, समीक्षा ग्रंथ लिखा, रस मीमांसा की प्रतिमान गढ़े, इतिहास, सैद्धांतिक समालोचना, व्यवहारिक आलोचना ग्रंथ, निबंध। उनके निबंध चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 में प्रकाशित हैं। एक तो उनके जीवन काल में प्रकाशित हुआ था, चिंतामणि भाग 2 उनके देहावसान के बाद प्रकाशित हुआ था, और चिंतामणि भाग 3 डॉक्टर नामवर सिंह के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था, और 4 कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। तो उन्होंने इस प्रकार से इतिहास, सैद्धांतिक समीक्षाएं, समालोचना, व्यवहारिक आलोचना ग्रंथ, निबंध आदि लिखे। इस पर हम लोग अगले बातचीत के क्रम में, अगली वीडियो में बातचीत करेंगे। और क्रमशः आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पाठ्यक्रम निर्धारण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई, उन्होंने पाठ्यक्रम किस प्रकार से बनाया, और उस पाठ्यक्रम का हिंदी को क्या लाभ हुआ, हिंदी के कवियों लेखकों को उन्होंने अकादमिक जगत में कैसे पहुंचा दिया, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक संपादक के रूप में, एक अनुवादक के रूप में, एक कवि के रूप में, एक निबंध लेखक के रूप में, एक कहानीकार, आलोचक और इतिहासकार के रूप में, एक कुशल अध्यापक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का व्यक्तित्व कैसा था, इस पर हम लोग अलग अलग बातचीत करेंगे। इतिहास, सैद्धांतिक समालोचना, व्यवहारिक आलोचना, निबंध, इस पर रसमीमांसा के उनके ग्रंथ, इस पर हम लोग अगले क्रम में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।